श्यामनगर एक छोटा सा गांव था जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव में विक्रम नाम का एक युवक रहता था। उसकी उम्र लगभग 27 साल थी। वो अपने खेतों में मेहनत करता और अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। विक्रम बहुत ईमानदार और सच्चा इंसान था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर कोई विश्वास नहीं था। एक दिन शाम के समय विक्रम पास के कालीपुर बाजार से खाद बीज खरीद कर लौट रहा था। उसकी बैलगाड़ी धीरे धीरे जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। बिजली चमकने लगी। अरे राम, अभी तो मौसम साफ था, ये अचानक बादल कहां से आ गए? लगता है जोरदार बारिश होने वाली है। जल्दी से घर पहुंचना होगा, वरना दादी परेशान हो जाएंगी। लेकिन विक्रम की सोच पूरी होने से पहले ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज हवाएं चलने लगी। बैलगाड़ी का आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। विक्रम ने इधर उधर देखा। थोड़ी दूर पर उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। वो देखो, वहाँ एक झोपड़ी है। चलो इस बारिश से बचने के लिए वहाँ चलते हैं। सुबह होते ही फिर घर चला जाऊंगा। विक्रम अपनी बैलगाड़ी लेकर उस झोपड़ी की तरफ बढ़ा। झोपड़ी पुरानी थी, लेकिन छत मजबूत थी। उसने बैलों को बाहर बांधा और झोपड़ी के अंदर घुसा। अंदर बहुत अंधेरा था। सिर्फ बिजली की चमक से थोड़ी रोशनी आ रही थी। विक्रम झोपड़ी के एक कोने में बैठ गया। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। वो ठंड से कांप रहा था। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? विक्रम चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा। झोपड़ी के दूसरे कोने में एक लड़की बैठी हुई थी। उसने एक हल्की नीली साड़ी पहनी हुई थी। उसके लंबे बाल थे और चेहरा बहुत सुंदर था। अंधेरे में भी उसकी खूबसूरती साफ दिख रही थी। मैं विक्रम हूँ, श्यामनगर गांव से हूँ। बारिश से बचने के लिए यहाँ आ गया। माफी चाहता हूँ अगर मैंने आपको परेशान किया। आप कौन हैं? मेरा नाम तारा है। मैं भी बारिश से बचने के लिए यहाँ आई थी। घबराइए मत, यहाँ रुकने में कोई दिक्कत नहीं है। आप किस गांव से हैं तारा जी? इतनी तेज बारिश में आप अकेली यहाँ कैसे? मैं पास के मोहनपुर गांव से हूँ। मैं जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करने आई थी। अचानक बारिश आ गई तो यहाँ आकर रुक गई। बारिश तेज होती जा रही थी। बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। विक्रम और तारा बातें करने लगे। विक्रम ने अपने बारे में बताया कि वो किसान है और अपनी दादी के साथ रहता है। तारा बहुत ध्यान से सुन रही थी। उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी। तो तारा जी, आपके घर में कौन कौन है? आपके माता पिता भी है ना? नहीं, मेरे माता पिता नहीं रहे। मैं अपनी बूढ़ी नानी के साथ रहती हूँ। वो बहुत बीमार रहती हैं, इसलिए मुझे उनके लिए जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करनी पड़ती है। ओह, मुझे अफसोस है। ये तो बहुत मुश्किल है। अकेली जंगल में आना खतरनाक है। कोई बात नहीं, मैं अभ्यस्त हो गई हूँ। और वैसे भी कभी कभी अकेलापन अच्छा लगता है। दोनों देर रात तक बातें करते रहे। विक्रम को तारा से बात करके बहुत अच्छा लग रहा था। तारा भी विक्रम की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे बारिश कम हो गई, लेकिन रुकी नहीं। तारा जी, लगता है बारिश कम नहीं होगी। रात भर यहीं रुकना पड़ेगा। आप परेशान तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आप भी आराम से सो जाइए। विक्रम एक तरफ लेट गया और तारा दूसरी तरफ बैठी रही। विक्रम को नींद आ गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो तारा वहां नहीं थी। बारिश रुक चुकी थी। सूरज निकल आया था। अरे, तारा जी कहाँ गईं? बिना बताए चली गईं। सोचा था उनसे फिर मिलने की बात करूंगा। खैर, शायद उनकी नानी बीमार होंगी, इसलिए जल्दी चली गईं। विक्रम अपनी बैलगाड़ी लेकर घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर वो तारा के बारे में सोचता रहा। उसकी मुस्कान, उसकी आवाज, सब कुछ उसे याद आ रहा था। घर पहुंचते ही उसकी दादी दरवाजे पर खड़ी थी। अरे बेटा, तू रात को कहाँ था? मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। तूफानी बारिश में तू कहाँ फंस गया था? दादी, मैं रास्ते में एक झोपड़ी में रुक गया था। बारिश बहुत तेज थी।
घर आना मुश्किल था। आप परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भगवान का शुक्र है तू ठीक है। चल अंदर आ, नहा धोकर खाना खा ले। अगले 3 दिनों तक विक्रम तारा के बारे में सोचता रहा। वो हर शाम उसी रास्ते से गुजरता था इस उम्मीद में कि शायद तारा फिर मिल जाए। चौथे दिन शाम को फिर से बारिश शुरू हो गई। विक्रम जानबूझकर उसी झोपड़ी की तरफ गया। जब वो झोपड़ी के पास पहुंचा तो देखा कि तारा वहां पहले से बैठी हुई थी। उसने एक गुलाबी साड़ी पहनी थी। विक्रम को देखकर वो मुस्कुरा दी। आप फिर आ गए विक्रम जी। लगता है बारिश ने फिर से रास्ता रोक दिया। हाँ तारा जी, लेकिन सच बताऊं तो मैं जानबूझकर आया था। मुझे लगा शायद आप मिल जाएं। सच में? आप मुझसे मिलने आए? हाँ, मुझे आपसे बात करना अच्छा लगता है। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? दोस्त? हाँ, क्यों नहीं। मुझे भी आपसे बात करना अच्छा लगता है। उस दिन के बाद से विक्रम रोज शाम को उस झोपड़ी पर जाने लगा और हर बार तारा वहां होती थी। दोनों घंटों बातें करते, कभी खेती की बात, कभी गांव की बात, कभी आसमान के तारों की बात। धीरे धीरे विक्रम को तारा से प्यार होने लगा। एक दिन विक्रम ने हिम्मत करके कहा, तारा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए विक्रम जी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ तारा। पहली बार जब तुमसे मिला था तभी से मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कने लगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तारा चुप हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव आया। कुछ पलों के लिए उसकी आंखें एकदम काली हो गईं, लेकिन फिर सामान्य हो गईं। विक्रम ने नोटिस किया, लेकिन सोचा कि शायद अंधेरे में गलत दिख गया। विक्रम, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन शादी? मुझे थोड़ा समय दो। मुझे अपनी नानी से बात करनी होगी। ठीक है तारा, जितना समय चाहो ले लो, मैं इंतजार करूंगा। उस रात विक्रम बहुत खुश होकर घर लौटा। उसने दादी को सब बता दिया। दादी खुश तो हुई, लेकिन थोड़ी चिंतित भी थी। बेटा, ये तारा किस गांव से है? मोहनपुर गांव से दादी। क्यों? बेटा, मैंने मोहनपुर गांव के बारे में सुना है। वो गांव तो 25 साल पहले उजड़ गया था। वहां अब कोई नहीं रहता। क्या? नहीं दादी, तारा ने कहा था कि वो मोहनपुर गांव से है। शायद आप कोई और गांव के बारे में सोच रही हैं। हो सकता है बेटा, पर तू सावधान रहना। कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता। विक्रम ने दादी की बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। अगले दिन सुबह गांव में हड़कंप मच गया। गांव के एक किसान मनोहर की लाश खेत में मिली थी। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से सारा खून निकाल लिया गया हो। गांव के सरपंच राम सिंह और बाकी लोग वहां इकट्ठे हो गए। विक्रम भी वहां पहुंचा। ये क्या हो गया? मनोहर काका को क्या हुआ? पता नहीं विक्रम, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उनका सारा खून चूस लिया हो। बहुत अजीब बात है। मैंने ऐसा पहले भी देखा है। 50 साल पहले मेरे गांव में ऐसा ही हुआ था। तब एक डायन आई थी। वो लोगों का खून चूस लेती थी। कोई डायन वायन नहीं होती। शायद किसी जंगली जानवर ने हमला किया होगा। बेटा, मैं बूढ़ा हूँ, बहुत कुछ देखा है। तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो बाद में पछताओगे। विक्रम वहां से चला गया। उसे ये सब बातें बेकार लग रही थी। शाम को वो फिर उस झोपड़ी पर गया। तारा वहां थी, लेकिन आज वो थोड़ी बदली हुई लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। तारा, आज तुम कुछ अलग लग रही हो। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। बस थोड़ी थकान है। वैसे तुम्हारे गांव में सब ठीक है?
हाँ, सब ठीक है। बस आज एक अजीब घटना हुई। एक किसान की मौत हो गई, बड़े अजीब तरीके से। क्या हुआ उसे? पता नहीं, लोग कह रहे हैं कि डायन ने मारा, पर मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। तारा कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। विक्रम को अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस रात विक्रम घर लौट आया। अगले 2 हफ्तों में गांव में 4 और लोगों की मौत हुई। सबकी हालत वैसी ही थी, चेहरा सफेद और शरीर से खून गायब। पूरे गांव में दहशत फैल गई। लोग रात को घरों से बाहर नहीं निकलते थे। सरपंच ने एक पंचायत बुलाई। भाइयों, हमारे गांव पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। 5 लोग मारे जा चुके हैं। हमें कुछ करना होगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये डायन का काम है। हमें किसी तांत्रिक को बुलाना होगा। लेकिन ठाकुर साहब, हमें पक्का पता तो होना चाहिए कि ये डायन है। अंधेरे में तीर नहीं चलाना चाहिए। विक्रम, तुम नई पीढ़ी के हो, तुम्हें ये बातें समझ नहीं आएंगी, लेकिन मैंने ये सब देखा है। डायन हमेशा सुंदर दिखती है। वो इंसानों को अपनी बातों में फंसाती है और फिर उनका खून चूस लेती है। विक्रम के मन में एक शक उठा। सुंदर लड़की? तारा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तारा इतनी प्यारी है, वो डायन नहीं हो सकती। लेकिन शक तो हो ही गया था। उस रात विक्रम ने फैसला किया कि वो तारा का पीछा करेगा, देखेगा कि तारा रात को कहां जाती है। वो तारा से मिला और सामान्य बातें की। जब तारा जाने लगी तो विक्रम ने कहा, तारा, आज मैं तुम्हें घर तक छोड़ आता हूँ, रात हो गई है। नहीं नहीं विक्रम, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। लेकिन तारा, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। प्लीज विक्रम, मुझे अकेले जाने दो, मैं ठीक हूँ। तारा तेजी से वहां से चली गई। विक्रम चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा, दूर से, बहुत सावधानी से। तारा जंगल की गहराई में जा रही थी। वो एक पुराने बरगद के पेड़ के पास रुकी। विक्रम एक झाड़ी के पीछे छिप गया। तभी विक्रम ने देखा कि गांव का एक और किसान सुखराम उस तरफ आ रहा था। शायद वो भी रास्ता भटक गया था। तारा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। अरे भैया, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? रास्ता भटक गए क्या? हाँ बहन, मैं रास्ता भूल गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी मदद करूंगी, आओ मेरे साथ। सुखराम तारा के पीछे चल पड़ा। तारा उसे उस बरगद के पेड़ के पास ले गई और फिर अचानक कुछ हुआ। तारा का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें एकदम काली हो गईं। उसके चेहरे पर अजीब से निशान उभर आए। उसकी आवाज भारी हो गई। तारा ने अचानक सुखराम पर हमला कर दिया। सुखराम चीखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तारा उसके गले से चिपक गई, जैसे वो उसका खून चूस रही हो। कुछ ही मिनटों में सुखराम का शरीर बेजान हो गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। विक्रम के होश उड़ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। तारा, उसकी तारा, वो डायन थी। उसने सबको मारा था। विक्रम के मुंह से आवाज निकल गई, नहीं, ये नहीं हो सकता। तारा ने विक्रम की तरफ देखा। उसकी काली आंखें विक्रम को घूर रही थीं। उसके चेहरे पर खून लगा था। विक्रम डर से कांप रहा था। वो तेजी से भागने लगा। विक्रम, रुको, सुनो मेरी बात। लेकिन विक्रम नहीं रुका। वो पूरी ताकत से भाग रहा था। तारा उसके पीछे आ रही थी, लेकिन वो विक्रम को पकड़ नहीं रही थी, बस उसके पीछे आ रही थी। विक्रम गांव पहुंचा। वो सरपंच के घर की तरफ भागा। सरपंच जी, सरपंच जी, बाहर आइए, मैंने डायन को देखा है। सरपंच और बाकी लोग बाहर आ गए। विक्रम हाँफ रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। क्या हुआ विक्रम? शांत हो, बताओ क्या देखा तुमने? मैंने डायन को देखा। वो तारा है।
मैं जिससे प्यार करता था वो डायन है। उसने सुखराम को मार दिया मेरी आंखों के सामने। वो सबको मार रही है। मैंने कहा था ना, डायन सुंदर दिखती है। तुमने मेरी बात नहीं मानी। तभी गांव की सीमा पर तारा खड़ी हो गई। अब उसका चेहरा सामान्य था, लेकिन उसकी साड़ी पर खून के धब्बे थे। सब लोग डर गए। विक्रम, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं चाहती थी, मैं मजबूर हूँ। चुप! तूने मुझे धोखा दिया। तूने मेरे गांव के लोगों को मारा। तू राक्षस है, डायन है। हाँ, मैं डायन हूँ, लेकिन मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया। सब लोग हथियार लेकर आओ, इस डायन को मारना होगा। गांव के सभी लोग लाठियां लेकर आ गए। पंडित जी भी आ गए। वो अपने हाथ में एक पुरानी किताब और रुद्राक्ष की माला लेकर आए। इस डायन को सिर्फ मंत्र की शक्ति से ही मारा जा सकता है। मुझे मंत्र पढ़ने दो। नहीं, प्लीज विक्रम, मुझे बचाओ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तूने मेरे साथ खेला। मैं तुझसे नफरत करता हूँ। तू यहाँ से चली जा। नहीं विक्रम, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे तुम चाहिए। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद की। उन्होंने रुद्राक्ष की माला हाथ में पकड़ी और मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज गूंजने लगी। मंत्र की शक्ति हवा में फैलने लगी। पंडित जी मंत्र पढ़ते रहे। उनकी आवाज तेज होती गई। तारा चीखने लगी। वो अपने सिर को पकड़कर जमीन पर गिर गई। नहीं, ये मंत्र बंद करो। मुझे दर्द हो रहा है। पंडित जी ने मंत्र जारी रखा। तारा की चीखें और तेज होती गईं। उसका शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं। वो अपने असली रूप में आ गई। उसका चेहरा विकृत हो गया। काली आंखें, लंबे बाल और भयानक दिखने वाला चेहरा। वो अब वो सुंदर तारा नहीं थी जिससे विक्रम प्यार करता था। वो एक भयानक डायन थी। विक्रम, बचाओ मुझे प्लीज। मैं मर रही हूँ। मर जा तू। तूने मेरे गांव के लोगों को मारा। पंडित जी का मंत्र और तेज हो गया। तारा का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। पहले उसके पैर, फिर उसका शरीर। धीरे धीरे सब कुछ धुएं की तरह उड़ने लगा। उसकी आखिरी चीख आसमान में गूंज गई। कुछ ही मिनटों में तारा पूरी तरह गायब हो गई। वहां कुछ नहीं बचा, सिर्फ हवा में एक अजीब सी बदबू थी। डायन मर गई थी। मंत्र की शक्ति ने उसे खत्म कर दिया था। खत्म हो गई वो। अब कोई और नहीं मरेगा। सब लोग राहत की सांस ली। उन्होंने एक दूसरे को बधाई दी और सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए। उस रात के बाद श्यामनगर गांव में फिर कभी कोई नहीं मरा। वो डरावनी चीखें भी बंद हो गईं। शांति लौट आई। लोगों ने फिर से सामान्य जीवन जीना शुरू कर दिया। रात को भी लोग बेफिक्र होकर घूमने लगे।